नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार एक ऐसा राज्य जहां आम आदमी को सिर छिपाने के लिए एक छत मयस्सर नहीं, जहां मध्य वर्ग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक 2 BHK फ्लैट की किस्तें भरने में लगा देता है। लेकिन उसी बिहार में हमारे माननीयों के लिए सुख सुविधाओं का डबल धमाका ऑफर आया है। बिहार सरकार का नया फरमान सुनिए। अब मंत्रियों और विधायकों को एक नहीं बल्कि 2-2 सरकारी बंगले रखने की छूट होगी। जी हां, मंत्री पद वाला आलीशान बंगला तो रहेगा ही, साथ ही एक विधायक आवास भी उनके पास सुरक्षित रहेगा। और इसकी कीमत क्या होगी, सुनकर आप चौंक जाइएगा। सिर्फ 1700 रुपए प्रति महीना, यानी जितने में आप एक महीने का मोबाइल रिचार्ज और थोड़ा सा राशन लाते हैं, उतने में हमारे माननीय राजधानी के पॉश इलाके में दूसरा बंगला एंजॉय करेंगे। अब सवाल है कि जब मंत्री पद के लिए पहले से ही भव्य बंगला आवंटित है, तो दूसरे विधायक आवास की जरूरत क्यों है? क्या जनता के टैक्स का पैसा माननीय मंत्री और विधायक की सुख सुविधाओं पर लुटाने के लिए है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फैसला उन पूर्व मंत्रियों और मौजूदा विधायकों को सेट करने के लिए लिया गया है जो बंगला खाली नहीं करना चाहते? क्योंकि अब तक का नियम था कि मंत्री बनते ही विधायक आवास खाली करना पड़ता था, लेकिन अब नियम बदल गए, क्योंकि नियम बनाने वाले खुद इसके लाभार्थी हैं। विधानसभा अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष, सभापति हो या उपसभापति, सबको अब डबल बंगले का अधिकार है। आज इसी मुद्दे पर होगी बिहार की सबसे बड़ी बहस। क्या 1700 रुपए में दूसरा बंगला देना जनता के साथ क्रूर मजाक नहीं है? सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नए साल में बिहार सरकार के एक नए फैसले से मंत्रियों की बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि बिहार के मंत्री अब एक नहीं बल्कि 2-2 सरकारी आवास रख सकेंगे। यानी मंत्री को जो बंगला मंत्री पद के तहत आवंटित है, उसके अलावा वे अपना विधायक आवास भी पास रख सकेंगे। इस फैसले के तहत मंत्री अपने विधायक आवास को 1700 रुपये प्रति माह के निर्धारित दर पर रख सकेंगे। अब तक मंत्री बनने के बाद विधायक आवास खाली करना जरूरी होता था, लेकिन नए निर्णय से व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। विधानसभा पुल से जो आपका मकान है, उस मकान को आप चाहते हैं तो 1700 रुपये महीने पर आप वो मकान रख सकते हैं। 6 बार जीते हैं या 1 बार मंत्री रहे हैं या 3 बार मंत्री रहे हैं, उनको सेंट्रल पुल से मकान दिया जाएगा। बीजेपी ने इस फैसले का समर्थन किया है, तो विपक्ष निशाना साध रहा है कि बीजेपी जो चाह रही है वो मुख्यमंत्री से करवा रही है, सरकारी खजाने से रेवड़ियां बांटी जा रही है। कि सरकार का भवन निर्माण विभाग माननीय विधायक जी से एक निश्चित दर पे किराया लेगी, और ये एक व्यवहारिक निर्णय है। व्यवहारिकता को देख करके बिहार सरकार ने निर्णय लिया है, जो बहुत ही श्रेयकर है। ये मदारियों के हाथों नाच रहे हैं, एक कठपुतली बन गए हैं। बीजेपी वाले बोलते हैं यहाँ साइन करो, उस दस्तावेज पे ये साइन कर देते, बस एक रबर स्टैंप रह गया है। पटना में जो बंगलो अगर कोई किराए पर लेना जाए तो मार्केट रेट से कम 3-3.5 लाख रुपए प्रति महीने किराए में मिलेगा, वो मंत्रियों को 1700 में दे दिया जाएगा। समय समय पर मंत्रियों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों को आवास आवंटन को लेकर सियासी घमासान होता रहा है। ताजा विवाद उस फैसले के बाद हो रहा है जिसमें मंत्रियों को 2-2 सरकारी आवास रखने की अनुमति दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो अब आते हैं आज के सवालों पर। सवाल है कि 1700 रुपए में विधायक को दूसरा बंगला क्यों दिया जा रहा है? सवाल यह भी पूछेंगे कि मंत्रियों पर मेहरबानी या जनता पर यह बोझ डाला जा रहा है। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि 1700 में बंगला, क्या यह रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा नहीं है? और सवाल यह भी पूछेंगे कि एक नेता 2 घर, क्या यह संसाधनों की बर्बादी नहीं है, संसाधनों का दुरुपयोग नहीं है? सवाल यह भी पूछेंगे कि आम आदमी का घर महंगा है, मंत्रियों को सस्ता क्यों मिल रहा है? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी से पीयूष शर्मा और जेडीयू से डॉक्टर मधुरेंदु पांडे जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से डॉक्टर अजय यादव और कांग्रेस से शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल डॉक्टर मधुरेंदु पांडे जी आपसे है। एक नेता 2 बंगला क्यों? संतोष जी, आज जो कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया है वह बहुत ही दूरदर्शी निर्णय है।
लोगों को लग रहा है, चाहे विपक्ष को लग रहा है कि दो दो बंगला क्यों, तो कोई भी मंत्री चाहे जो सीनियर लीडर हैं उनको पूरे बिहार की आवाम से लगाव रहता है और जनता की ये अपेक्षाएं रहती है अपने मंत्री से, बिहार के मंत्री से, सीनियर लीडर से, कि वो अगर कोई गरीब गुरबा है, चाहे किसी तरह वो सक्षम नहीं है पटना में रहने के लिए, और वो अगर पटना में आता है अपने क्षेत्र के चाहे बिहार के, तो वह अपने मंत्री से या विधायक से ही अपेक्षा रखता है कि शायद वहां जाए तो हमको कुछ उसकी सुविधा मिल सके। तो जो दूसरा आवंटन जो हुआ है आवास, वह इसी तथ्य को देखते हुए कि बिहार की जो गरीब आवाम है उनकी जो अगर पटना में कोई ठहरने का जगह नहीं है और कुछ उनकी जरूरत की जो चीजें हैं वह अपने कोई भी अगर चीज पूरा करेगा तो वह अपने क्षेत्रीय विधायक से, क्षेत्रीय मंत्री से, तो इसी चीज को देखते हुए और जो अभी जो पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है और जिस तरह से पहले से जो आवंटित मंत्री लोगों को जो मकान मिला है, उन सब चीजों को देखते हुए यह दूसरा आवास दिया जा रहा है, न कि इसमें किसी तरह की कोई बात है। अब तक जो लोग मंत्री जी के पास आते थे उनके लिए क्या सुविधा थी? और अगर यही बात है जिस आधार पर आप बता रहे हैं, तो फिर मंत्री जी को ही क्यों, विधायक जी को क्यों नहीं? पहली बार के चुने विधायक जी की जनता वहां उनके पास नहीं आ सकती अपनी समस्याओं को लेकर? या उन जो पहली बार विधायक चुना हुआ है उसका जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी जनता इतनी संपन्न है कि वो पटना में किराए पर रह सकती है, और चूंकि मंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र की जनता कमजोर है, वो आएगी तो मंत्री जी को बंगला देना पड़ेगा वहां। नहीं संतोष जी, वो बात नहीं है। बात यह है कि मंत्री कोई भी होता है तो पूरे बिहार का मंत्री होता है, तो वो पूरे बिहार की आवाम के लिए मंत्री हैं। इस चीज को देखते हुए दूसरा आवास आवंटित किया गया है, जबकि क्षेत्रीय विधायक के लिए जो आवास आवंटित है वो काफी है, उसमें जनता आती है तो उसकी सुविधा मिलती है। लेकिन एक मंत्री अगर पूरे बिहार को देखा जाए तो उस हिसाब से उनको आवंटित करना बेहद जरूरी था, और यह बिहार सरकार का दूरदर्शी सोच है। ठीक, अजय जी, जो मौजूदा मंत्री हैं उनके लिए जो मौजूदा बंगला है वो दरअसल छोटा पड़ रहा है। अब जनता आ जाती है तो मंत्री जी को असुविधा हो जाती है उस बंगले में रखने के लिए, इसीलिए दूसरे बंगले की मांग की गई और उस पर मुहर भी लग गई। संतोष जी, बीजेपी की सरकार के बारे में क्या कहा जाए? इतने सालों से मंत्री रहे, विधायक रहते रहे, सबको घर आवंटन होता था, उस समय किसी को यह समझ में नहीं आया कि घर छोटा पड़ता होगा। लेकिन इस बार जब बीजेपी सरकार इस तरह की प्रचंड बहुमत में आई है तो उसको हर जायज नाजायज चीज सही लगने लगा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। इस बार इनको लगता है कि जनता के लिए और घर चाहिए। पहले ये नहीं सोचे थे जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे और नीतीश कुमार जी के साथ हमारी सरकार थी। खैर, इस बात को छोड़ दीजिए। मैं एक बात बोलती हूँ कि मंत्रियों को दो दो घर, जो विधायक कई बार से विधायक रहे हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे थे, उनके लिए भी दो घर। राबड़ी देवी की मैं बात करती हूँ, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री थी, इतने साल वो अभी भी एमएलसी हैं, 7 सालों तक वो मुख्यमंत्री रही, उनका आवास खाली करवाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मंत्रियों को दो दो आवास, उनको बदले में दूसरा आवास दिया जा रहा है ना। सुने संतोष जी, जो इतने सालों तक मुख्यमंत्री रही, लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रहे, ये लोग आवास खाली करके ठीक है दूसरा दिया जा रहा है। आखिर क्यों? यहाँ मंत्रियों को नए नए आवंटित किए जा रहे हैं, जो पहले मंत्री थे अभी विधायक है उनको दिए जा रहे हैं। यानी कि जो सरकार है वो पक्ष को और विपक्ष को एक चश्मे से नहीं देखती है। राबड़ी देवी जी एक साधारण विधायक नहीं रही थी, वो मुख्यमंत्री रही हैं, वो महिलाओं की अभिमान है, पहली बिहार की महिला मुख्यमंत्री थी। इनके लिए जब ये नहीं सोच पा रहे हैं, इनका घर को खाली करवाया जा रहा है, तो मंत्रियों को दो दो अगर आवंटित हो रहा है तो ये बात तो तय है संतोष जी, एक चश्मे से ये पक्ष और विपक्ष को नहीं देखते हैं। नहीं, एक चश्मे से पक्ष और विपक्ष की बात ठीक हो सकती है, लेकिन इसका उदाहरण आपने सिर्फ एक ही परिवार का दे दिया कि साहब उनका बंगला खाली कराया जा रहा है इसलिए पक्ष विपक्ष, ये भी उदाहरण बहुत सही नहीं है आपका। या तो उनको घर से बेघर कर दिया गया होता, उन्हें कोई घर ही आवंटित ना हो रहा होता, घर आवंटित किया गया है, उनका मनपसंद घर आवंटित नहीं हुआ, इस पर आप सवाल उठा रहे हैं, ये अलग बात है। संतोष जी, मैं राबड़ी देवी जी का एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूं क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे, लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे,
ये लोग कोई साधारण विधायक नहीं रहे, ये लोग मुख्यमंत्री रहे, बिहार का नेतृत्व किए। जय जी, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि मंत्री है तो क्या मुनाफा किए, चुन के तो जनता ने भेजा है ना। मंत्री की आवाज की मैं, मेरा सवाल ये था, आपने चूंकि लालू जी की तरफ और राबड़ी जी की तरफ चली गई, मेरा सवाल लालू और राबड़ी जी से रिलेटेड नहीं था। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, मंत्री है तो क्या, विधायक है तो क्या, एक बंगले में अगर आपकी आपूर्ति नहीं हो रही है, आपको जनता की, आप अपना किराए पर बंगला ले, 1700 रुपए में जो बंगला दिया जा रहा है, किराए पर दिया जा रहा है, बतौर बीजेपी मंत्री के मुताबिक किराया लिया जाएगा 1700 रुपए। 1700 रुपए में पौष इलाके में किसी और को घर मिल सकता है क्या, कमरा भी मिल सकता है क्या? संतोष जी, एक बात बताइए, क्या पहली बार बिहार में मंत्री और विधायक बने हैं? जब नीतीश कुमार जी की बहुमत होती थी और नीतीश कुमार जी की चलती थी, ठीक है, आज वो बीजेपी के क्लच में चले गए हैं, बीजेपी वाले जो चाहते हैं उनसे कराते हैं, लेकिन जब तक नीतीश कुमार जी की चलती थी, जब लालू प्रसाद यादव जी भी मुख्यमंत्री थे, उस समय तो ऐसी जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। आज अचानक बीजेपी वाले जब सत्ता में आ गए हैं तो उन्हें इस तरह की क्यों महसूस हो रही है? जब मुझे याद है जब तेजस्वी जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, तब ये भी फरमान आया था, एक मिनट संतोष, ये भी फरमान आया था कि मंत्रियों को सायरन नहीं बजाना है। तो उस समय हम लोग सादगी से मंत्रालय चलाया करते थे, लेकिन अभी ये ताम झाम पे इतना खर्चा क्यों? बीजेपी वाले को सोचना चाहिए कि इतना कर्ज इस बार 10-10 हजार रुपए जो वोट खरीदने में दिए गए हैं, करोड़ों करोड़ रुपया बिहार में खर्च हुआ है, बिहार कर्ज में चला गया है, और इस तरह के अगर वो काम करेंगे तो बिहार आगे कहाँ बढ़ेगा? बिहार पीछे ही चला जाएगा। जहां एक, जैसे आप खुद, आपकी बातों को मैं दोहरा रही हूँ, एक परिवार 2 BHK फ्लैट खरीद नहीं पाता है, और यहाँ पे मंत्री जो कहते हैं कि हम लोग जमीनी है, हम लोग जमीन से संघर्ष करके आए, उनको एक आलिशान मंत्री का बंगला, एक और आलिशान विधायक की कोठी, आखिर क्यों? यानी कि ये जमीनी है ही नहीं बीजेपी वाले मंत्री, ये लोग ऐशो आराम में रहने वाले लोग हैं, तभी तो इनको दो घर आवंटित किए जा रहे हैं। पीयूष जी, मंत्री हैं तो क्या 2 बंगलों में रहिएगा? संतोष जी, बिहार कैबिनेट द्वारा आज बिहार के माननीय मंत्रीगण एवं वरिष्ठ विधायकों को कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा 2 बंगले के आवंटन, 2 बंगले का आवंटन एक प्रशासनिक प्रक्रिया, और मैं तो यूं कहूंगा कि एक व्यवहारिक प्रक्रिया का हिस्सा है। माननीय मंत्रीगण मंत्री बनने से पहले पटना में 2 BHK का किराया कितना है सर? और व्यवहारिक छोड़िएगा, 2 BHK जो फ्लैट होता है, या 2 BHK में अगर किसी घर में जा रहे हैं तो 2 कमरों का किराया कितना पड़ता है? संतोष इलाके में 35,000। इस तरह जब आप 35,000 और 1700 में बहुत फर्क होता है सर। आप तो ये अभी, और जो ये 1700 रुपए भी आप जो देंगे वो भी जनता की गाड़ी कमाई है। जिस बंगले में आप रहिएगा, आप आए जनसेवा के नाम पर, और आप 1700 रुपए में बंगला चाहिए आपको, और फिर उसके बाद आप दलील ये दे रहे हैं कि चूंकि जनता ये बहुत आ जाती है मंत्री जी के पास काम कराने के लिए, तो रहने में मंत्री जी को दिक्कत होती है एक बंगले में, इसलिए 2 बंगले आवंटित हो रहे। संतोष जी सुन लीजिए ना, संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी का तो स्पष्ट मत है कि माननीय मंत्री या माननीय विधायक या माननीय सांसद को सरकार द्वारा दिया गया बंगला व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, जनहित के लिए दिया गया आवंटन होता है। अब तक जनहित नहीं हो रहा था, होता है जनहित के कार्य। संतोष जी, जनहित के मुद्दे पर जनता का किस प्रकार से सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से कार्य का निष्पादन हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हमारा मत है कि माननीय मंत्रीगण को 2 बंगले के आवंटन करने का काम किया गया है। यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया का भी हिस्सा है और व्यवहारिक प्रक्रिया का भी हिस्सा है। संतोष जी, माननीय मंत्री बनने से पहले कहीं न कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक होते हैं, और आप भी देखे होंगे, बिहार की जनता ने भी देखा होगा, कई बार मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद उनके बंगले आवंटन, जो बंगले की लड़ाई होती है कि मंत्री पद से हटने के बाद वे कहाँ रहेंगे। तो मंत्री पद से हटने के बाद यदि उनका विधायक का फ्लैट, जो आवासीय फ्लैट होता है, वह यदि उनके पास आवंटित नहीं रहेगा
तो वे बेघर हो जाते हैं। अरे सर हो जाएगा, व्यवहारिक प्रक्रिया है। आप तो मंत्री हैं, आपको बंगला मिल गया, आप मंत्री नहीं रहिएगा तो आपको फिर दोबारा से विधायक जो बंगला होगा वो आवंटित हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ी संतोष जी जनहित के मुद्दे पर जनता के जनहित के मुद्दे पर उनके सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, उनकी बाधाओं को जनता का हित बताइएगा पीयूष जी। जिस प्रकार से मंत्री जी 2 बंगलों में रहेंगे, जनता का हित बताइएगा। आप जनहित कम से कम 20 बार कह चुके, 2 बंगलों में रहने वाले मंत्री से जनता का कौन सा हित है, आप बताइएगा, जरा समझाइएगा मुझे। व्यवहारिक प्रक्रिया है संतोष जी, एक प्रशासनिक प्रक्रिया के साथ व्यवहारिक प्रक्रिया है। माननीय मंत्रीगण कोई एक क्षेत्र के मंत्रीगण नहीं होते हैं, पूरे बिहार के मंत्रीगण होते, पूरे बिहार के मंत्री होते हैं, राज्य के मंत्री होते हैं। उनके पास सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रतिदिन बिहार के सभी क्षेत्रों के लोग उनके पास काम करने के लिए, सहयोग के लिए जाते हैं। जनता से जुड़े मुद्दे पर किस प्रकार से सहूलियत से काम हो, जनता से जुड़े मुद्दे पर किस प्रकार से जनता की समस्याओं का निदान हो, इसके लिए इस प्रकार के व्यवहारिक कार्य राज्य सरकार द्वारा करने के काम। चलिए पीयूष जी, आपकी बात बड़ी कर दी मैंने। आप मंत्री हैं, आपके पास 100 लोग काम कराने आते होंगे, विधायक है उनके पास 10 लोग काम कराने आ रहे हैं जी, तो क्या उन 10 लोगों को जरूरत नहीं है जी? आपकी बात बड़ी कर दी मैंने। और ये जो धर्मशालाएं होती है, एक सरकारी धर्मशाला करके खुलवा दीजिए, कम से कम 1000-2000 लोग, मंत्री ज्यादा हैं आपके पास, आपकी सरकार में मान लिया, तो फिर सब मंत्रियों के हिसाब से एक धर्मशाला खुलवा दीजिए, वहां पर धर्मशाला में वो आएंगे, लोग रहेंगे। संतोष जी, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको एक स्पेशल बंगला, एक बंगले की कॉस्ट समझते हैं आप क्या होती है? साथ व्यवहारिक प्रक्रिया है सर, एक बंगले की कॉस्ट कितनी आती है समझते हैं आप? मोतिहारी से 4। ठीक है, मैं शिशिर कौंडिल जी की तरफ जा रहा हूं। शिशिर कौंडिल जी, क्या सिर्फ ये कह देना कि एक व्यवहारिक प्रक्रिया है, मंत्री जी का चूंकि दायरा बहुत बड़ा है, मंत्री जी का पद बहुत बड़ा है, इसलिए बड़ी तादाद में लोग उनके पास आते हैं, इसलिए उन लोगों को रहने के लिए एक बंगला चाहिए, इसलिए ये बंगला आवंटित किए जा रहे हैं। जिम्मेदारी पूरी हो गई? मुझे तो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता का जवाब जब मैं सुन रहा था तो हंसी आ रही थी। बेसिकली है क्या, देखिए संतोष जी, क्या है कि ये सरकार जो बनी है, कहते हैं समाजवादी सरकार है, बेघरों को घर देने का वादा करके सरकार बनी, भूमिहीनों को भूमि देने का वादा करके सरकार बनी, लेकिन सरकार कर क्या रही है? तो वो कहते हैं ना, बड़ी अच्छी कहावत है कि अंधा बाटे रेबड़ी अपनों अपनों को दे। बेसिकली है क्या कि जो स्थितियां वर्तमान में हैं, अब जरा समझिए, वो मंत्री जी को 2 बंगला मिलेगा, वो भी 1700 रुपये के महीने के किराए पे या समथिंग, जैसा आप बता रहे हैं। दूसरा बंगला, पहला तो फ्री है, वो पहला फ्री है, दूसरा, हाँ, दूसरे का जो किराया है वो 1700 रुपये प्रति महीना है। एक व्यक्ति कोई अगर उस इलाके में बंगला लेने वैसा जाएगा किराए पे, तो ऑलमोस्ट 1-8 लाख रुपया, मैं कम कह रहा हूं और ज्यादा ही, मैं उसको किराए पे 1700 तो दिन पर नहीं मिलेगा सर, मिल सकता है। अगर दिन गुजारना चाहे कोई तो 1700 पर नहीं मिलेगा। और ये जो अंधेरगर्दी सरकार की है, और सरकार जिस प्रकार से जनता का दोहन करके यहां के टैक्स पेयर के पैसे को किस रूप से ये माननीय के सुविधाओं में बहाया जा रहा है, ये बिहार की जनता देख रही है। और ये समाजवादी सरकार कहती है खुद को सरकार। जिस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं संतोष जी, ये बेहद गंभीर है और बेहद चिंतनीय है। और बताइए कि विडंबना इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग ये कह रहे हैं कि ये व्यवहारिक फैसला है। क्या बोल रहे हैं ये? किस प्रकार का व्यवहार? हमको अभी तक नजर नहीं आया। ये कौन सा व्यवहार है? ये कैसा व्यवहारिक फैसला है? क्या व्यवहारिक फैसला? मैं सुन लीजिए, अरे भाई, अगर ऐसे सुन लीजिए, संतोष जी सबसे पहले ये डेकोरम मेंटेन करें। समय पर आप बोले, सबसे ज्यादा टाइम दिया, अगर ऐसा करेंगे, मैं सबसे ज्यादा टाइम दिया है मैंने आपको आपकी दलील रखने के लिए। बीच में इंटरप्ट ना कीजिएगा, मेरे पास बाकी भी मेहमान बात करते हैं ये। अरे भाई, मैं जो कह रहा हूं, पीयूष जी, बाकी भी मेहमान है मेरे पास। मैंने और डॉक्टर संजय जी तो बेचारे कार से जुड़े हुए हैं, कहीं जा रहे होंगे, बीच में रुककर आपकी बात सुन रहे हैं। संतोष जी, हाँ शिशिर जी,
संतोष जी क्या है, मैं किसी भी प्रवक्ता के बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था और मेरी आदत नहीं है इंटरप्ट करने की, लेकिन इतनी गंदी आदत सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को है कि वो हमेशा ही, अरे भाई बात तो सुनो, पहले आप सुनो तो। जनता के मुद्दों को अगर हम उठाएंगे, ये इस प्रकार से बिहेव करेंगे कि मेरी बात जनता के बीच ना जा पाए, आपका जो डिबेट का वो पार्ट है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो ऐसा कहीं होता है व्यवहारिक पक्ष में? अब मैं जो आपके विषय की बात है वो उस पर मैं आ रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि आखिर इसमें जो 1700 रुपए में दूसरा बंगला जो माननीय मंत्री जी को दिया जा रहा है, उसका व्यवहारिक पक्ष अभी तक हमें तो समझ में नहीं आया है। अगर आपको समझ में आता हो या किसी को समझ में आता हो तो उसको डिफाइन कर देगा। एक दूसरी बात कि सरकार का देखिए दोहरा चरित्र। एक तरफ सरकार जो है बेघरों पे बुलडोजर, वो जो घर में वो झुग्गी झोपड़ी में लोग जो रह रहे हैं उस पे बुलडोजर चला रही है और लोग बेघर हो रहे हैं, और इस शीत की रात में वो खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। लेकिन दूसरी तरफ जरा देखिए माननीय का क्या जो है वो सरकार किस हिसाब से स्वागत में पलक पावड़े बिछा रही है। कुल मिलाकर के मेरा ये जो है कहना है कि ये समाजवादी सरकार नहीं, ढकोसला की सरकार है। और मैं ये डिमांड करता हूं आपके मंच के माध्यम से कि किसी, अरे भाई देखिए 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 क्या क्या मैंने ये इस प्रकार से, सुशील जी आपकी बात हो गई। मैं डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं, डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं। डॉक्टर संजय जी, जिस देश में ये नारा लगाया जाता है कि एक देश एक वोट, एक देश एक पहचान, वहां एक मंत्री दो बंगले मुहैया करे, मैं ये इस मंच से डिमांड कर रहा हूं। 15 वर्षों के शासनकाल में जनहित के एक भी मुद्दे पर काम, पीयूष जी कहां पीछे जा रहा है? मैं आज की बात कर रहा हूं। 15-20 साल से आप भी हैं, 20 साल में हमने नहीं देखा तो एक मंत्री दो बंगले वाला डिसीजन। ठीक है, डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं, सुन लीजिएगा, सवाल भी आप भी सुनिएगा, आपका भी ज्ञानवर्धन होगा। पीयूष जी थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिएगा, आवाज डाउन। डॉक्टर संजय जी की आप रखिएगा। एक देश एक वोट, एक देश एक पहचान का नारा देने वाले अब कह रहे हैं कि एक मंत्री दो बंगले। भाई 2 बंगले दे दीजिए, 3 बंगले दे दीजिए, 5 बंगले दे दीजिए, ये कैबिनेट का फैसला करना है कर लीजिए फैसला। लेकिन बिहार जैसा राज्य जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है और वहां पर जो है इस तरह की स्थिति जो है, कहीं ना कहीं से एक सवाल तो खड़ा कर ही रहा है ना कि आखिर ये बिहार से जो आने वाले लोग हैं, जिस 14 करोड़ आबादी का बिहार, जिसकी आर्थिक स्थिति क्या है और जिस पर कर्ज कितना है, उसके बाद अच्छा पूरे बिहार के लोग आकर के मंत्री जी के बंगला में रहते हैं। मैं तो नहीं देखा हूं कि मंत्री जी के बंगला में ही वो निवास करते हैं। तब तो 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार में 2 बंगले से क्या, कम से कम 10-10 बंगला होना चाहिए एक मंत्री जी के पास, और मुख्यमंत्री जी के पास तो खैर और भी एक बड़ा इलाका होना चाहिए जहां बिहार के लोग आए मिले रहें। इस तरह की बात, इस तरह के निर्णय बिहार जैसे राज्य के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। इसको चाहे जितना डिफेंड कर ले पार्टी कि भाई नहीं ये उनकी जरूरत थी, ऐसा महसूस किया गया, वैसा महसूस किया गया। अगर आपके पास एक्स्ट्रा आवास बन गए हैं, आप उसको दूसरे कामों में भी एकोमोडेट कर सकते थे, जिसमें आप कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। खोल दीजिए ना वहां पर स्किल सेंटर, जहां पर कि वो चीजें जो हैं वो जा करके वहां पर बिहार के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए, जो बाहर से इंटरप्रेन्योरशिप आएंगे या बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए एक दरवाजा खुल जाए कि भाई उनको आवंटित कर दिया जाएगा आवास, और उस आवास में रह करके वो बेहतर परफॉर्म करेंगे, बिहार के हित में सोचेंगे। लेकिन मंत्री जी को जब एक बंगला अलॉट ही कर दिया गया है, फिर दूसरे की जरूरत क्यों महसूस की गई? और ये 1700 रुपया कुछ नहीं, मेंटेनेंस की राशि है। वो इलाके में मैं उस पर नहीं जाता हूं कि पर स्क्वायर फीट वो क्या वहां का किराया होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि बिहार जैसे राज्य जिसकी आर्थिक स्थिति क्या है, इसी राज्य में कर्पूरी ठाकुर हुए ना, जिनको भारत रत्न मिला, कहाँ रहते थे और कैसे आवास में रहते थे। ये बिहार तो सादगी का, ये बिहार कम जरूरतों में भी अपने को रख लेने के लिए माना जाता है। और दूसरी चीज, अगर इतना ही जनता से प्रेम है तो क्षेत्र में क्यों नहीं चले जाते हैं मंत्री जी की भाई जितना दिन हाउस चलेगा, जितना दिन कैबिनेट चलेगा, मैं पटना में रहूंगा, बाकी दिन मैं क्षेत्र में रहूंगा, और जनता के बीच में जब रहूंगा तो लोगों को पटना आने की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये कहीं ना कहीं से मैं मानता हूं
कि निश्चित रूप से संसाधनों की बर्बादी का जो कैप्शन आपका चल रहा है, ये दरिया दिली दिखा करके संसाधनों की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जितना कर्ज है, प्रति व्यक्ति कर्ज, और बिहार पर जितना कर्ज है, मैं नहीं समझता हूं कि ये इसकी इजाजत देता है कि भाई मंत्री जी को आप 2 आवास, 3 आवास, 4 आवास आवंटित कीजिए और उसको डिफेंड कीजिए कि नहीं 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 नहीं, वो तो इसलिए जरूरी है कि पूरे बिहार के लोग आएंगे तो उनको वहां रहने की, क्या मंत्री जी 2-2 आवास में जाकर के लोगों को संबोधित करेंगे? उनकी समस्याओं का निराकरण 2 जगह से होगा। अरे मंत्री को आवास क्यों मुहैया कराया जाता है, पहले इसको समझ लीजिए कि भाई अगर वो रहेंगे तो उनकी आवास इसलिए व्यवस्था की जाएगी ताकि पटना में रह करके वो पूरे राज्य का जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का दायित्व उनको मिला है उसका निर्वहन कर सके। कार्यालय तो उनके पास है ही ना, जहां से वो कार्यों का निपटारा करते हैं, और पार्टी कार्यालय भी है और एक अलग कार्यालय भी है। तो कार्यालय आपका अलग बना हुआ है, आवास अलग आवंटित है, फिर इस दूसरे बंगले को अलॉट करके मैं मानता हूं कि बिहार जैसे राज्य के लिए मधुरेंदु जी, जनता को पटना बुलाने से अच्छा है कि जनता के द्वार पे ना पहुंच जाइए। बिल्कुल, ये जो 1700 रुपए प्रति माह संतोष जी उठाने की जरूरत है। हाँ संतोष जी, जी अगर मंत्री जी जनता के गांव में ही चले जाएं, जनता के घर पर ही चले जाएं, तो क्या वहां अस्पताल की व्यवस्था चाहे अन्य जो सुविधा है वहां हो सकती है क्या? किसी को अगर दिखाना हो एम्स वगैरह में, चाहे पीएमसी में, चाहे कोई भी जरूरत की चीजें हो, तो जो घर इलाज, घर घर स्वास्थ्य, घर घर गरीबों पानी, घर घर खाना, यही तो वादा करते हैं। तो घर घर मंत्री जी नहीं जा सकते, तो वादा करते हैं तो हर जगह उपलब्ध है, लेकिन बड़े बड़े जो अस्पताल हैं, जहां एम्स की जो सुविधाएं हैं, जो पीएमसी की सुविधाएं हैं, वो ऐसी हर सुविधाएं, जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे सदर अस्पताल है, वैसी सुविधाएं एम्स और पीएमसी जैसी तो नहीं ना है। इसलिए अगर कोई गरीब तबके के लोग अगर आता है और मंत्री से अपेक्षा रहता है, तो ये जनहित के लिए बहुत ही बेहतर निर्णय है, और कैबिनेट जो दिया गया ये बहुत ही निर्णय है जनहित के लिए। अगर विपक्ष को इस सब चीज नहीं दिखाई देगा, उसको तो कभी दिखता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जनहित के लिए तो कोई आज तक वर्क ही नहीं किया है। उसे सिर्फ राजनीति समझ में आता है, राजनीति करना, सियासत करना। लेकिन बिहार सरकार ने जो आज कैबिनेट में पास किया है, बिहार की आवाम के लिए उसकी दूरदर्शी सोच है। और शिशिर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शिशिर जी मुस्कुरा रहे हैं, जल्दी से। बेसिकली मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है संतोष जी कि इस बंगले के अलॉटमेंट से जनहित का क्या जो है वो इशू सॉल्व कह रहे हैं कि एम्स अभी तक जो है फिर वो बंगलों में रहेंगे, वो एम्स में नहीं रहेंगे, वो बंगलों में आप जरा समझ लीजिए यहां पे नहीं आप तो पत्रकार हैं संतोष जी, और आप हर जगह जाते भी होंगे। मंत्रियों के बंगले में, मंत्री के क्षेत्र के या विधायकों के बंगले में भी मैं कहता हूं क्षेत्र के कितने लोग रुकते हैं जो कि इलाज करवाने के मद्देनजर या किसी और कार्यों के मद्देनजर आते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ जो है वो दिखावा है। जनहित का मुद्दा तो ये होता संतोष जी कि जो जनता से वादा किया गया बेघरों को घर देने का, उसका काम सरकार करती। जो जनता से वादा किया गया भूमिहीनों को भूमि देने का, उसका सरकार काम करती। सरकार तो अपने अपनों को रेवड़ियां बांट रही है। तो सवाल यह है कि इसमें जनहित का कोई नहीं, हाँ माननीय का मान सम्मान और स्टेटस जो है वो जरूर बढ़ रहा है, उनकी सुविधाओं का भली भांति पीयूष जी क्या कहना चाह रहे हैं? पीयूष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से। जनता के टैक्स पे जो इस प्रकार का किया जा रहा है सरकार के द्वारा, मैं इसका विरोध करता हूं। विपक्ष के प्रवक्ताओं को काफी समय संतोष जी, एनडीए के शासन काल में मंत्री के जो बंगले होते हैं ना, वो लोकहित कार्य के साधन होते हैं, जहां से लोकहित जनहित के कार्य निष्पादित किए जाते हैं। इनके शासनकाल में जिन्हें न जनहित के मुद्दे से कोई सरोकार था, न लोकहित के मुद्दे से कोई सरकार था, इनके लिए बंगले रेवड़िया हो सकते हैं। ये बंगले इनके लिए बंगले अगर जनहित का काम करना चाहते हैं पीयूष जी, 30, 35, 40, 50 हजार रुपए किसी माननीय के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। 50,000 रुपए उसका किराया दे दीजिए, 1700 रखने की जरूरत क्या थी? अलॉट करा लीजिए आप बंगला। 50,000 रुपए नहीं दीजिएगा जनहित के लिए 50,000 रुपए नहीं है आपके पास। सरकारी क्या होता है? जो वहां का किराया क्या होता है उस क्षेत्र का जनता तो फील करेगी ना कि मंत्री जी भी वही किराया दे रहे हैं, वहां के लोगों से कैसे कनेक्ट कीजिएगा? एक एग्जाम्पल साइड करिएगा ना। अरे संतोष जी सुनिए ना,
संतोष जी सुनिए ना, आप सर सुनाते ही तो हैं, आप सुनना कहाँ चाहते हैं? अपहरण का केंद्र बना दिया था। मैंने संतोष जी जिन्होंने सरकारी आवास को अपहरण का केंद्र बना दिया था, जिन्होंने सरकारी आवास को खून खराब का केंद्र बना दिया था, उनके लिए टॉपिक से उधर जाने का कोई फायदा नहीं है। इस बंगले का हमारे लिए सरकार उस समय से कोई लेना देना नहीं है। उस समय ये बंगले आवंटित नहीं किए गए। बंगले का कानून अब लेकर आ रहे हैं। आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं संतोष जी, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। जिसके लिए बंगला, मेरे पास समय का, मैं थोड़ा सा अपनी बात को रखिएगा जल्दी से, 1 मिनट में। केवल स्वार्थ का विषय होगा उनके लिए। अगर यही जो अभी दूसरा बंगला अलॉटमेंट की जो बात हो रही है, जिसको कैबिनेट के द्वारा पास भी कर दिया गया है, अगर सरकार कह दे कि पॉश इलाके का ये बंगला जितना प्राइवेट फ्लैट्स का जो किराया होता है उस रेट पे, उस स्क्वायर फीट पे लगाया जाए, आप लोग उतना पैसा दे करके ये बंगले रख सकते हैं। कितने विधायक और मंत्री बंगला रखेंगे? कोई नहीं रखेंगे, क्योंकि मुफ्त में मिल रहा है, एक मेंटेनेंस कॉस्ट पे मिल रहा है, तो सब अपने आराम के लिए ले रहे हैं। उससे तो ज्यादा मैम बिजली का खर्चा आ जाएगा। 1700 रुपए में मेंटेनेंस भी नहीं होगी, उसकी मेंटेनेंस भी नहीं होगी। अगर इन्हें कह दिया जाए कि जो उस इलाके का स्क्वायर पर फीट के हिसाब से आप इसका रेंट दीजिए, तब क्या उनको जनहित के मुद्दे हट जाएंगे? तब वो लेंगे अलग से बंगला। तब उन्हें जनता की चिंता रहेगी कि जनता आएंगे तो उसमें रहेंगे। कोई विधायक मंत्री नहीं लेगा। उन बंगलों का किराया लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। कितने विधायक मंत्री अपने पॉकेट से लाख रुपया देंगे और जनहित के मुद्दों को सुलझाने के लिए वो बंगले लेंगे? मैं बीजेपी के प्रवक्ता, जेडीयू के प्रवक्ता से ये पूछना चाहती हूँ। ठीक, डॉक्टर संजय जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। के मुद्दे से आपका कोई सरोकार मैं तो कह रहा हूँ, काश बिहार के लोग इतने सौभाग्यशाली होते कि अपने परिजनों के इलाज कराने एम्स और पटना मेडिकल कॉलेज में आते और उनको बंगला में रहने का नसीब होता कि वो बंगला में रहते। ऐसा मौका उनको मिलने वाला नहीं है। वो मंत्री जी अलॉट कराएंगे और वो फिर मंत्री जी के कोई रिश्तेदार उस बंगले में रहेंगे, मुझे पता है। और इतना ही लोग कल्याण की चिंता है तो बना दीजिए धर्मशाला, जिसकी चर्चा आप बार बार कर रहे हैं कि भाई बिहार का कोई भी कोने से कोई व्यक्ति आएगा, मंत्री जी के क्षेत्र के लोग आएंगे, उनके लिए आवासीय सुविधा यहाँ है। क्योंकि अस्पतालों में उनके असिस्टेंट को रहने की जगह नहीं है। अगर अस्पतालों में रहने की जगह है, अगर आपने इस तरह का वेलफेयर का स्कीम चलाया है, फिर वो मंत्री जी का बंगला का उपयोग, मैं कह रहा हूं कि कोई अच्छे काम के लिए होता, बिहार की बेहतरी के लिए होता, तो शायद बिहार का ज्यादा भला होता। वो जितना डिफेंड कर लीजिए, तर्क दे लीजिए, वो आपका पार्ट है। मंत्री जी को क्या है, कैबिनेट फैसला लेगी कि नहीं एक मंत्री जी को 3-3 बंगले आवंटित होंगे क्योंकि उनके क्षेत्र के लोग आएंगे तो उसमें ठहरेंगे, ये तर्क दे दिया जाएगा। मुझे पता है कि क्षेत्र के लोग बंगले में नहीं ठहरते हैं, मुलाकात होती है और वो फिर रुखसत हो जाते हैं। इसलिए उसका सदुपयोग होता तो बिहार की बेहतरी के लिए एक कदम और आगे बढ़ते। ठीक है, इनके आवास बन गए हैं। बदलते हुए और बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रख करके अगर विधायक आवास की संख्या बढ़ गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि एक व्यक्ति को 2-2, 3-3 आवास आप आवंटित कर दीजिए। ये कहीं ना कहीं से एक बोझ ही पड़ेगा बिहार की आर्थिक स्थिति पर। और यहाँ पर और शायद जिस जनता के नाम पर यह बिल फाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसमें से 90% जनता ने बंगलो देखा नहीं होगा। मंत्री जी का बंगलो कैसा दिखता है, चमक धमक उसकी कैसी होती है। खैर, मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।